भारत के सबसे कठिन पॉलिटिक्स डिकेडों में से एक की यात्रा वर्ष 1975 में शुरू होती है। यह वह समय था जब देश का लोकतांत्रिक ताना बाना अपनी सीमा तक खींच गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बढ़ती पॉलिटिक्स विपक्ष और एक बड़े कानूनी संकट का सामना करते हुए एक ऐसा निर्णय लिया जिससे इंडियाई इतिहास की दिशा ही बदल गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 1971 के आम चुनाव में चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाया था। एक ऐसा फैसला जिसने उनके चुनाव को अमान्य कर दिया और उन्हें 6 वर्षों तक पद धारण करने से रोक दिया। इस निर्णय ने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया और जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमुख विपक्षी लीडरों के लीडरशिप में उनके इस्तीफे की व्यापक मांगों को फ्यूल्ड। सत्ता खोने के डर से और आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए उनकी सरकार ने नेशनपति को 25 जून 1975 की रात को नेशनीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सलाह दी। इस एक कदम ने सिविलियंसों के मौलिक अथॉरिटियों को निलंबित कर दिया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अनिश्चितता और अंधकार के गहरे दौर में धकेल दिया। आपातकाल की घोषणा का तत्काल प्रभाव बहुत तेज और कठोर था, जिसने आम इंडियाइयों के दैनिक जीवन और राज्य के कामकाज को मूल रूप से बदल दिया। नागरिक स्वतंत्रताएं, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई। सरकार ने असाधारण शक्तियां टुक ओवर, जिससे उसे आदेश द्वारा शासन करने और संसदीय प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की अनुमति मिल गई। आम नागरिक के लिए इसका अर्थ था मीडिया ग्रुप, टेप से बंद मुंह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नुकसान की खबरें। इंडियाई समाचार पत्र में काली संपादकीय स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खोना, मनमाने गवर्नमेंटी कार्यों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अदालत में जाने के अधिकार का खोना। वह हवा जो कभी जीवंत पॉलिटिक्स बहस से भरी रहती थी, अब डर और सन्नाटे से भर गई। लोग जो कुछ भी कहते थे, यहाँ तक कि अपने घरों की गोपनीयता में भी उसके बारे में सतर्क हो गए, क्योंकि रिपोर्ट किए जाने और गिरफ्तार होने का खतरा हर किसी पर मंडरा रहा था, जिससे समाज के हर स्तर पर असुरक्षा और चिंता का माहौल बन गया। पॉलिटिक्स विपक्ष और स्वतंत्र प्रेस के लिए आपातकाल दमन का एक ऐसा दौर था जो कभी रुकता नहीं था। देश भर में सुबह होने से पहले की छापेमारी में हजारों विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी और कोई भी जिसे सरकार का आलोचक माना जाता था को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। समाचार पत्र, जो सरकार की शक्ति पर एक मुखर नियंत्रण थे, उन्हें गंभीर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। अथॉरिटियों को समाचार कक्ष में बैठाया गया ताकि हर खबर छपने से पहले जांची जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सरकार द्वारा अनुमोदित कथाएं ही जनता तक पहुंचे। कई समाचार पत्रों ने अपनी स्वतंत्रता के इस दमन के खिलाफ एक मौन, शक्तिशाली विरोध के रूप में खाली संपादकीय प्रकाशित करना चुना, जो खुले विमर्श की जगह खालीपन का एक स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व था। इस 21 महीनों की अवधि ने इंडियाई मनोवृत्ति पर एक गहरा निशान छोड़ा, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। कार्यपालिका के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण लगभग पूर्ण था और नियंत्रण एवं संतुलन की वह व्यवस्था जिसे ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था, उसे प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था। मौलिक अथॉरिटियों के बिना और एक पावरवादी राज्य की छाया में रहने के अनुभव ने देश को एक मूल्यवान, हालांकि दर्दनाक सबक सिखाया। इसने एक सतर्क सिविलियंसता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र प्रेस के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, जो लोकतंत्र की रक्षा करने में मदद करते हैं। मीडिया ग्रुप, मोमबत्ती लेकर विरोध करते नागरिक, भूमिगत समाचार पत्र पढ़ते लोग, गुप्त रूप से सामुदायिक बैठकें, स्टॉक व डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, एक सतर्क सिविलियंसता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस। आपातकाल एक निर्णायक क्षण बन गया, एक काला अध्याय जिसे भारत की पॉलिटिक्स व्यवस्था की दृढ़ता और कमजोरियों पर चर्चा में हमेशा याद किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों की पॉलिटिक्स चेतना आकार लेगी। यह मानते हुए कि स्थिति स्थिर हो गई थी और शायद जनता के असंतोष की सीमा को कम आंकते हुए इंदिरा गांधी ने 1977 की शुरुआत में एक चौंकाने वाला कदम उठाया।
उन्होंने घोषणा की कि आपातकाल हटा लिया जाएगा और मार्च में आम चुनाव होंगे। लगभग 2 वर्षों में पहली बार सेंसरशिप और डर की घुटन भरी पकड़ ढीली हुई। पॉलिटिक्स कैदियों को रिहा कर दिया गया और विपक्षी पार्टियां जो जेल में अपने समय से बिखर चुकी और कमजोर हो चुकी थीं, जल्दी ही एक नया गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ गईं। यह गठबंधन, जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बन गया। उनका प्रचार सरल लेकिन प्रभावशाली था। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच एक चुनाव। भारत के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के नुकसान का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ जवाब दिया। इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार दी और उन्हें स्वतंत्रता के बाद पहली बार सत्ता से बाहर कर दिया। जनता पार्टी की जीत को लोकतंत्र की बहाली के रूप में मनाया गया, लेकिन यह गठबंधन खुद विभिन्न पॉलिटिक्स विचारधाराओं का एक नाजुक मिश्रण था, जो देश के लिए साझा दृष्टि से अधिक इंदिरा गांधी के विरोध में एकजुट था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लीडरशिप वाली सरकार अपनी शुरुआत से ही आंतरिक झगड़ों और सत्ता संघर्षों से घिरी हुई थी। इसके विभिन्न घटक दलों के नेता अक्सर अलग अलग दिशा में काम करते थे, जिससे नीति निर्माण में ठहराव और देश की गंभीर आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में विफलता हुई। इस लगातार आंतरिक कलह ने नई सरकार में जनता के विश्वास को इरोडेड। जिन लोगों ने चेंज और स्थिरता के लिए वोट दिया था, वे पॉलिटिक्स की अराजकता से निराश हो गए, जिससे श्रीमती गांधी के लीडरशिप में मजबूत निर्णायक लीडरशिप का पिछला दौर तुलनात्मक रूप से आकर्षक लगने लगा। एक नई सुबह का वादा जल्दी ही पॉलिटिक्स खींचतान में फेडेड। जबकि जनता सरकार संघर्ष कर रही थी, इंदिरा गांधी, जो अब सत्ता से बाहर थीं और आपातकाल के पीरियडान अपने कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही थीं, ने अपने पॉलिटिक्स करियर को फिर से बनाने की धीमी और कठिन प्रक्रिया बिगैन। उन्होंने देश का पीरियडा किया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का, आपातकाल की ज्यादतियों के लिए माफी मांगी और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसने अपनी गलतियों से लर्न्ड। जनता सरकार की विफलताएं और अस्थिरता अनजाने में उनके पक्ष में काम कर गईं, जिससे उनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए नॉस्टैल्जिया की लहर पैदा हुई। आपातकाल की कठिनाइयों की जनता की यादें फीकी पड़ने लगीं, जिनकी जगह वर्तमान सरकार की अक्षमता से डिसिल्यूजनड आने टुक ओवर। 1969 तक जनता पार्टी गठबंधन अपने आंतरिक विरोधाभासों के बोझ तले ढह गया था, जिससे सरकार गिर गई और 1980 में न्यू इलेक्शंस हुए। 1980 के चुनाव इंडियाई पॉलिटिक्स इतिहास के सबसे उल्लेखनीय वापसी में से एक थे। इंदिरा गांधी और उनकी पुनः स्थापित कांग्रेस आई पार्टी ने एक ऐसी सरकार देने के वादे पर प्रचार किया जो काम करती है। यह नारा पॉलिटिक्स का स्थिरता से थके हुए मतदाताओं के साथ डीपली रेजोनेटेड। परिणाम उनकी पार्टी के लिए एक प्रचंड जीत थे, जिससे उन्हें भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के पद पर ब्रॉट हर बैक। सत्ता में उनकी वापसी उनकी पॉलिटिक्स समझ और जनता के साथ उनके गहरे संबंध का प्रमाण थी, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि देश ने स्थिर शासन को प्राथमिकता दी, भले ही वह एक ऐसे नेता से आई हो जिसने पहले लोकतंत्र को निलंबित कर दिया था। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल उनके पहले से भी अधिक उथल-पुथल भरा होने वाला था, जिससे भारत के इतिहास में एक नया और ग्रीफद अध्याय शुरू हुआ। पुनः सत्ता में आगमन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी को पंजाब राज्य में एक नवीन एवं अत्यंत गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक के अंत तथा 80 के दशक के आरंभ में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र की मांग करने वाला उग्रवादी पृथकतावादी आंदोलन तीव्र गति से उभर रहा था। इस आंदोलन का लीडरशिप जरनैल सिंह भिंडरामवाले नामक एक करिश्माई एवं कट्टर उपदेशक द्वारा किया जा रहा था। उनके ओजस्वी प्रवचनों एवं सिख प्रभुसत्ता की मांगों ने यंगों, विशेषकर सशस्त्र उग्रवादियों के एक विशाल वर्ग को आकर्षित किया। जैसे जैसे यह आंदोलन अधिक उग्र एवं हिंसक होता गया, भिंडरामवाले तथा उनके सशस्त्र अनुयायियों ने अमृतसर स्थित सिखों के सर्वाधिक पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्वयं को सुदृढ़ कर लिया। उन्होंने इस पवित्र स्थल को एक सैन्य दुर्ग में परिवर्तित कर दिया।
जहां हथियारों का भंडार एकत्रित किया गया तथा इसकी पवित्र दीवारों के भीतर से आतंक एवं असैसिनेशनों के अभियान का संचालन किया गया, जिससे इंडियाई राज्य की संप्रभुता को प्रत्यक्ष चुनौती मिली। इस परिस्थिति ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को अत्यंत कठिन दुविधा में डाल दिया। स्वर्ण मंदिर पर अधिकार केवल एक विधि व्यवस्था की समस्या नहीं थी, यह समस्त विश्व के सिख समुदाय के लिए गहन धार्मिक एवं इमोशनल सिग्निफिकेंस का विषय था। उग्रवादियों को मंदिर परिसर से अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देना सरकार की दुर्बलता का प्रतीक माना गया तथा पृथकतावादी विचारधारा को बल मिला। तथापि किसी भी सैन्य कार्रवाई से इस पवित्र स्थल की अपवित्रता तथा संपूर्ण सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचने की आशंका थी, जिससे वे नेशनीय मुख्यधारा से विमुख हो सकते थे। अनेक महीनों की निष्फल वार्ताओं एवं पंजाब में बढ़ती हिंसा के उपरांत सरकार को प्रतीत हुआ कि उसके पास अन्य कोई ऑप्शन शेष नहीं है। जून 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियाई सेना को मंदिर परिसर में प्रवेश कर उग्रवादियों को बाहर निकालने का घातक निर्णय लिया। इस सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया, का आरंभ गुरु अर्जन देव की शहादत की वर्षगांठ के अवसर पर हुआ, जब मंदिर परिसर हजारों निर्दोष तीर्थयात्रियों से परिपूर्ण था। जो संघर्ष हुआ वह अत्यंत भीषण एवं रक्त रंजित था। उग्रवादियों ने, जो भली भांति सुसज्जित एवं सशस्त्र थे, सेना के विरुद्ध प्रबल प्रतिरोध किया। यह संघर्ष कई दिनों तक चला, जिसके रिजल्टिंग इन परिसर के भीतर स्थित सर्वाधिक पवित्र भवनों में से एक अकाल तख्त को अत्यधिक क्षति पहुंची तथा सैकड़ों लोग हताहत हुए, जिनमें सैनिक, उग्रवादी एवं क्रॉसफायर में फंसे असंख्य नागरिक सम्मिलित थे। जरनैल सिंह भिंडरांवाले इस अभियान के पीरियोडान मारे गए तथा मंदिर को अंततः उग्रवादियों से मुक्त करा लिया गया, किंतु इसकी कीमत अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई। केवल जन धन की हानि ही नहीं, अपितु उन गहरे मानसिक आघातों के रूप में भी जो इस घटना ने दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के उपरांत भारत एवं विकाउंट्रियों में सिख समुदाय में आक्रोश एवं वेदना की लहर व्याप्त हो गई। अनेक सिखों के लिए उनके सर्वाधिक पवित्र स्थल पर आक्रमण एक अक्षम्य अपवित्रता थी, उनकी आस्था एवं पहचान पर सीधा आघात। इस सैन्य कार्रवाई ने, जिसका उत्कंठीय पृथकतावादी आंदोलन को समाप्त करना था, इसके विपरीत यहाँ तक कि उन उदारवादी सिखों के मध्य भी, जो खालिस्तान के विचार से सहमत नहीं थे, गहन एलियनेशन एवं बिलीफ घात की भावना उत्पन्न कर दी। इस अभियान ने भिंडरांवाले को अनेक लोगों के लिए एक शहीद के रूप में स्थापित कर दिया तथा प्रतिशोध की भावना को प्रबल किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए यह निर्णय उनके पॉलिटिक्स जीवन का सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय सिद्ध हुआ। इसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस समुदाय के क्रोध के समक्ष ला खड़ा किया, जिसने स्वयं को गहरे अन्याय का शिकार माना, और इस प्रकार घटनाओं की एक ग्रीफद श्रृंखला आरंभ हुई, जिसका समापन कुछ ही महीनों पश्चात उनकी हत्या में हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय के भीतर उबल रहा गुस्सा और बदला लेने की इच्छा का इंदिरा गांधी के लिए सीधा व्यक्तिगत परिणाम निकला। उनकी खुफिया एजेंसियों द्वारा उनकी जान को गंभीर खतरे के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा दल से सिख गार्ड्स को रिफ्यूज टू रिमूव। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे उन सांप्रदायिक विभाजनों को स्वीकार कर लेंगी जिनसे वह लड़ना चाहती थीं, और यह डर के सामने आत्मसमर्पण होगा। सिद्धांत से लिया गया यह निर्णय घातक साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, जब वह अपने निवास से अपने कार्यालय जा रही थीं, एक निर्धारित साक्षात्कार के लिए उनकी हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने कर दी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर हमले के सीधे प्रतिशोध में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चला दीं। एक शक्तिशाली और विवादास्पद पॉलिटिक्स जीवन का ट्रैजिक एंड। प्रधानमंत्री की हत्या की खबर ने पूरे भारत और विश्व में सदमे की लहर भेज दी, जिससे देश शोक और अराजकता में प्लंज्ड इनटू। जैसे ही खबर फैली, सिख समुदाय के खिलाफ गुस्से की एक भीतरी लहर उठने लगी, जिसे अफवाहों और भड़काऊ नारों ने और बढ़ा दिया। कुछ ही घंटों और दिनों में यह गुस्सा भयानक
संगठित हिंसा में ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। भीड़ कुछ मामलों में स्थानीय पॉलिटिक्स के लीडरों द्वारा उकसाई गई, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की सड़कों पर उतर आई, सिख परिवारों को हंटिंग डाउन। इसके बाद अविश्वसनीय क्रूरता का एक राज्य प्रायोजित नरसंहार हुआ। सिख पुरुषों को उनके घरों और वाहनों से खींचकर निकाला गया, बेरहमी से पीटा गया और बर्न्ड अलाइव। उनके घरों और व्यवसायों को लूटा गया और आग लगा दी गई और महिलाओं को भयानक हिंसा का सब्जेक्टेड टू। 1984 के सिख विरोधी दंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 3 दिनों तक हिंसा बड़े पैमाने पर अनियंत्रित रही। पुलिस और प्रशासन अक्सर निष्क्रिय दर्शक के रूप में या कुछ मामलों में नरसंहार में सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करते रहे। गवर्नमेंटी आंकड़ों के अनुसार केवल दिल्ली में मरने वालों की संख्या लगभग 3000 थी। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े इससे कहीं अधिक माने जाते हैं। दंगों ने सिख समुदाय को सदमे, बिलीफ घात और शारीरिक व मानसिक रूप से तबाह कर दिया। अपने सिविलियंसों की रक्षा करने में राज्य की विफलता और पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाद के डिकेडों के लंबे विलंब ने एक गहरा और लास्टिंग वूंड पैदा किया, जिससे एक पीढ़ी के लिए सिख समुदाय और इंडियाई राज्य के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। यह कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से टूटना था, जिसने राष्ट्र के विवेक पर एक अमिट दाग छोड़ा। हत्या के तुरंत बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिन्हें दुख और सांप्रदायिक घृणा से बिखरा हुआ राष्ट्र इनहेरिटेड। आपातकाल से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक का समय भारत के लिए गहरे परिवर्तन का एक दशक था। इसने अपने लोकतंत्र की सीमाओं की परीक्षा ली, गहरे सामाजिक और धार्मिक तनावों को उजागर किया और अंततः उन पॉलिटिक्स डिसीजनों के ग्रीफित परिणामों को दिखाया जो धर्म को राजनीति के साथ मिक्स। इन घटनाओं की विरासत जटिल है। वे अधिनायकवाद के खतरों, सांप्रदायिक सौहार्द की नाजुकता और उस भारी कीमत के बारे में एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करती है जो नेता और राष्ट्र कभी-कभी सत्ता के अशांत क्षेत्र में अपने डिसीजनों के लिए पे